मैंने जब इस मंथली टेस्ट को देखा तो मैंने पाया कि ये जो पेपर है बिल्कुल लेटेस्ट जो सिलेबस है उसी पर आधारित है। लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है, जो हमारी गंगा टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित है। चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पैसेज से। यहाँ दिया गया पठित अवबोध। पठित अवबोध आप सभी जानते हैं कि जो पैसेज है वो सीन पैसेज है, आपकी किताब पर आधारित है। प्रश्न एक, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 5 अंक का प्रश्न यह दिया गया। यहाँ जो पैसेज दिया गया बच्चों वो दो बैलों की कथा में से है, जिसमें पैसेज में क्या लिखा गया चलिए देखते हैं कि जूरी के दोनों बैलों का के नाम हीरा मोती के नाम, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है तो इसको ऐड कर देते हैं, थे। क्या थे? हीरा मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा का मतलब होता है बच्चों बिना बोले अपनी बात कह देना। ठीक है, तो जानवर है, जानवर तो इंसानों की तरह से बोल नहीं सकते, तो वो एक दूसरे की तरफ देखकर और जो है अपनी बातें शेयर करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। देखिए यहाँ ये लाइन कही गई है कि जो जानवर होते हैं, जानवरों में भगवान ने कोई ऐसी गुप्त शक्ति दी है जिससे कि वो मनुष्य अपने आप को कहता है कि वह सर्वश्रेष्ठ है, जो है धरती पर सभी जीवों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसके पास भी उस शक्ति की कमी है। कौन से वाले की? जो जीवों के पास है। मनुष्य बोलता है तो सुनता है, समझ जाता है बातों को, लेकिन उसके पास वो शक्ति नहीं है कि जिससे जैसे जानवर बिना बोले ही एक दूसरे से अपना जो है संपर्क कर लेते हैं या फिर अपने बातों को दूसरे तक पहुंचा देते हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर या सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते नहीं, विग्रह मतलब कि उनके अंदर कोई ऐसे अलगाव का भाव नहीं था। सींग मिला लिया करते प्रेम प्रकट करने के लिए। ठीक है, विनोद भाव के लिए, मतलब मजाक मस्ती के लिए। विनोद का मतलब है यहाँ पर सिर्फ मजाक मस्ती के लिए, ऐसे नहीं कि दोनों में कोई ऐसे अलगाव की स्थिति पैदा होगी, नहीं, लगाव था उनमें, सिर्फ मजाक मस्ती सूझती थी तो आपस में सींग भिड़ा लेते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हुए भी दोल धप्पा होने लगती है। यहाँ उदाहरण दिया इंसानों का कि जैसे जिस तरीके से दो दोस्त होते हैं वे पक्के दोस्त हैं, कभी कभार उनमें भी छोटी मोटी तुनक मिजाजी हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, लेकिन दोनों दोस्त बुरा नहीं मानते हैं। तो इसी तरीके से हीरा और मोती भी करते थे। अब यहाँ ये कहा है कि दोस्तों में घनिष्ठता होते हुए धोल धप्पा मतलब छोटी मोटी चीज, कहा सुनी, या फिर जो है हम कह सकते हैं कि पक्की दोस्ती होती है तो थोड़ा बहुत कभी कभार आपस के विचारों में तकरार हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि यदि कोई दोस्त ऐसा नहीं करता है कि दोस्तों के बीच में धोल धप्पा नहीं होती है, तो उसके बिना जो दोस्ती होती है फुसफुसी और कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जाता। यहाँ इसलिए लिखा है कि यदि आपकी दोस्ती बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है, कभी धोल धप्पा नहीं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उस दोस्ती पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चलिए अब प्रश्न देखते हैं किस तरीके के प्रश्न है। प्रश्न एक, हीरा और मोती कभी कभी सींग क्यों मिलाते थे? लड़ाई का भाव दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, विनोद और आत्मीयता प्रकट करने के लिए। तो यही इसका आंसर होगा। हीरा और मोती कभी कभार सींग इसलिए मिलाते थे ताकि वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत कभी कभार मजाक कर लेते थे, मस्ती के मूड में होते थे, या फिर अपनी जो आत्मीयता, अपने जो इंटरनल जो उनके थॉट थी एक दूसरे को दिखाने के लिए वो इस तरीके का काम करते थे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन जो है कारण है वो आर कहा गया है। इन्हें पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कथन है हीरा और मोती की मित्रता बहुत गहरी थी। कारण, वे मूक भाषा में भी एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। अब देखो ऊपर यहाँ लिखा गया है कि क्या बताया गया है कि एक दूसरे से में भाईचारा हो गया। किस कारण हो गया? कि भाई दोनों कुछ काम थे उनके बीच में, आसपास बैठे होते थे, मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे और मन की बात समझ लेते थे। तो इन्हीं कारणों से क्या हो गया कि दोनों जो है, एक तो लंबे समय से दोनों साथ थे, ठीक है, यहाँ पर लंबे समय की बात नहीं कही गई है, सिर्फ ये कहा गया है कि वे मूक भाषा में एक दूसरे की बात समझ लेते थे। जब ऐसा होता है, ये इंसानों में भी होता है बच्चों, जब दो दोस्त एक दूसरे की बातों को
अच्छे से समझने लग जाते हैं तो अक्सर उनमें दोस्ती पनप जाती है दो लोगों के बीच में, क्योंकि उनको महसूस होता है कि ये जो दूसरा पर्सन है मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है, मेरी बातों को इज्जत दे रहा है। तो ऐसी जब अवस्था होती है तो उसके प्रति हमारा जो प्रेम जो है बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है, और वही प्रेम और विश्वास दोस्ती में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कथन और कारण दोनों सत्य है, तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क। अब तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य किस बात से वंचित है? शक्ति से, धन से, परिश्रम से, गुप्त समझने की शक्ति से। तो यही आंसर है कि मनुष्य जो है जानवरों की तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से जानवरों में एक दूसरे जानवरों की बात को समझने की ईश्वर ने एक गुप्त शक्ति जो दी है वो इंसानों में नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। चौथा प्रश्न देखते हैं, दोनों बैल अपना प्रेम किस प्रकार प्रकट करते थे? एक दूसरे से लड़कर, जोर जोर से आवाजें निकालकर, अलग अलग रहकर, या फिर चाट कर, सूंघ कर, सींग मिलाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा चाट कर, सूंघ कर और सींग मिलाकर। तो ये थे 4 प्रश्न। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या दिया गया है? अब है 5वां प्रश्न। प्रश्न में लिखा है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब देखो ये जो पंक्ति है ऊपर जो पैसेज दिया गया उसी में से लिखिए। यहाँ ये पूछा गया है कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है? आशय का मतलब होता है अर्थ। अब देखो यहाँ यही कहेंगे कि इस पंक्ति में के आधार में कि जैसे यहाँ लिखा है जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। किस बात से? उस गुप्त शक्ति से जो अन्य जीवों के पास, पशुओं के पास होती है। तो हम यहाँ कहेंगे कि इस पंक्ति का अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ है क्या कि मनुष्य खुद को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे जीवों के प्रति समझता है, मगर उसके पास बिना बोले दूसरों के मन के भाव और मूक भाषा जिसे यहाँ पर गुप्त शक्ति कहा है, मूक भाषा को समझने की शक्ति नहीं है, जैसी हीरा और मोती दोनों बैलों के पास थी। तो ये इसका कुल मिलाकर आंसर होगा। दोबारा पढ़ते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य के खुद को श्रेष्ठ समझता है, मगर उसके पास बिना बोले दूसरों के मन के भाव और मूक भाषा को समझने की शक्ति नहीं है, जैसी हीरा और जो मोती है दोनों बैलों के पास थी। तो इस प्रश्न के लिए ये उत्तर सही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे अब चलते हैं। तो अब है काव्य खंड। ये था गद्य, अब है पद्य खंड से। पद्य खंड से क्या दिया गया है? पद्य खंड से दिया गया है जो है एक काव्यांश या हम कहेंगे पद्यांश। प्रश्न 2, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्पों का चयन कीजिए। ठीक है, 5 अंक का ये भी प्रश्न है। जो तुम तोरऊ राम मैं नहीं तोरऊ, तुम सो तोरी कवन सो जोरू। यहाँ पर ये जो बच्चों पद्यांश दिया गया ये रैदास के पद से दिया गया। रैदास के पद। रैदास जी कह रहे हैं अपने आराध्य देव को याद करते हुए कि हे प्रभु, यदि तुम चाहते हो तो आप मुझसे नाता रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि यदि मैं आपसे नाता तोड़ लूंगा, आपसे संबंध तोड़ लूंगा,
तो मैं फिर कवन सो जोड़ूं, आपके अलावा फिर मैं संबंध किससे जोड़ूंगा, क्योंकि सब रिश्ते नातों को छोड़कर तो मैंने हे प्रभु आपके साथ संबंध जोड़ा है। और मैं कभी भी जो है ऐसी कल्पना नहीं करूंगा कि दूसरों से नाता तोड़ के आपसे जोड़ा है और उसको भी मैं तोड़ दूं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी हानि होगी, एक बहुत बड़ी चुनौती भरा काम होगा। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके पास रैदास जैसे लाखों भक्त हैं, बट रैदास के पास ऐसा राम एक ही है, और यदि उससे भी नाता तोड़ लिया तो इस धरा पर, इस संसार में रैदास का जीवन जो है शून्य है। तीरथ भरत न करु अंदेशा, और ये कह रहे हैं अंदेशा मतलब मुझे चिंता नहीं है किस बात की, कि जब मेरे पास राम है तो मैं कोई तीरथ भरत नहीं करूंगा। तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, और कह रहे हैं कि मेरे पास तो कहीं तीरथ भरत स्नान करने की मुझे कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो ऐसे भगवान के जो चरण है, कमल रूपी चरण है, वो एक भरोसा है, उन्हीं से ही मेरी नैया, जीवन नैया पार उतर जाएगी। आगे कहते हैं, जहां जहां जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव नहीं कोई दूजा। कि हे प्रभु, जहां भी जाता हूं मैं वहीं आपकी पूजा होती है, और आपके समान इस दुनिया में कोई भी दूसरा देव नहीं है। मैं अपनो मन हरि से जोड़ू, हरि से जोरी सबन से तोड़ू। और कहता है कि हे प्रभु, मैंने अपना मन, हृदय, तन, मन, धन से मैंने आपको समर्पित कर दिया है। अब आपको छोड़कर जो है सबको, दुनिया के सभी रिश्ते नातों को ठुकराकर मैंने आपसे संबंध जोड़ा है। सभी पहर तुम्हारी आशा, और हे प्रभु, अब रैदास के जीवन में आठों पहर आपका ही मैं ध्यान करता रहा हूं, और मन वचन कर्म से रैदास आपको समर्पित हो गया है। ये पंक्तियां हैं। अब चलते हैं इसके प्रश्नों पर। यहाँ लिखा है कि जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू। पंक्ति में रैदास का क्या आशय है? परोपकारी भक्ति भाव दिखा रहे हैं, सांसारिक मोह दिखा रहे हैं, आराध्य देव से अटूट संबंध है, या कर्म कांड पर बल दिया गया इस पंक्ति में? नहीं, यहाँ पर यह दिखाया गया है कि रैदास जी का अपने जो है आराध्य देव भगवान से उसका अटूट संबंध है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम तोड़ सकते हो, मैं नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, अटूट संबंध है। इससे पता चलता है कि जो रैदास जो है ऐसा संबंध बन गया कि जो कभी तोड़ने से भी नहीं टूटेगा। किसके साथ? अपने इष्ट देव के साथ, इष्ट देव के साथ। ठीक। अब तीरथ भरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। पंक्ति के माध्यम से रैदास ने किस सामाजिक बुराई पर चोट की है? समाज में फैली छुआछूत और ऊंच नीच पर, बाहरी दिखावे पाखंड कर्म कांडों पर, तीर्थ स्थलों पर होने वाली भीड़, समाज में फैली आर्थिक समानता। देखिए, इस लाइन में कहा है कि तीर्थ वचन भरत न करूं अंदेशा। वो ये कह रहे हैं कि मुझे किसी भी प्रकार के जो है बाहरी दिखावे कर्म कांड में पड़ने की अब जरूरत नहीं है। ये इस पंक्ति का अर्थ है। क्यों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब मैंने अपने भगवान के चरण में ही जगह पा ली है, मेरा भगवान के चरणों में बसेरा है, तो फिर मुझे इन चरणों को छोड़कर किसी तीर्थ पर या व्रत करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही मुझे किसी प्रकार के विशेष स्नान करने की जरूरत है। तो इससे पता चलता है कि जब भगवान के चरणों में किसी का बसेरा हो जाता है, भरोसा हो जाता है, तो उसे किसी प्रकार के कर्म कांड पाखंड या बाहरी दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसका आंसर होगा ख। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक है कथन ए, दूसरा इसका कारण है। कथन देखते हैं। संत रैदास ने सांसारिक लोगों और भौतिक रिश्तों से अपना नाता पूरी तरह तोड़ दिया है। क्यों? रैदास ने अपने मन में को पूरी तरह से भगवान या हरि के चरणों से जोड़ लिया है, और वे चौबीसों घंटे केवल उसी से आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों? देखो यहां लिखा है ऊपर, क्या लिखा है कि रैदास जी कह रहे हैं, यहां पर लिखा है सांसारिक लोगों और भौतिक रिश्तों से नाता तोड़ लिया। यहां जो लिखा है कि जहां जहां जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव नहीं को दूजा। मैं अपनो मन हरि से जोड़ू, ये लिखा ना, मैं अपनो मन हरि से जोड़ू, हरि सो जोरी सबन से तोड़ू। अब क्या कह रहे हैं? हरि से जोड़ू, सबन से क्या किया? हरि से जोड़ के और सब से तोड़ लिया। अब देखते हैं क्या लिखा है। देखो, इसमें दो बातें हो गई। यहां कहा है कि संसार के लोगों से और भौतिक रिश्तों से नाता जोड़ लिया है, तोड़ लिया है, और भगवान के चरणों से जोड़ लिया, इसीलिए वे चौबीसों घंटे एक ही रट लगाते हैं, किसकी? भगवान की। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, रैदास ने संसारिक लोगों से मोह इसलिए तोड़ लिया क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान जो है
भगवान से जोड़ लिया है और वे अब 24 घंटे भगवान का ही ध्यान करते रहते हैं। तो इसका हो जाएगा कि कथन यहाँ दिया गया है ग, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, कारण आर कथन ए की पूरी व्याख्या करता है। तो ये हो जाएगा ग उत्तर। अब है सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त होती है? जहां जहां जाओ तुम्हारी पूजा। तो यही हो गया कि सर्वव्यापक मतलब होता है कि ओमनी प्रेजेंट। एक वर्ड आता है बच्चों इंग्लिश में ओमनी प्रेजेंट, मतलब कि ईश्वर जो है भगवान सब जगह है। भगवान सर्वव्यापक का मतलब होता है कि भगवान सब जगह है। इस बात का पता किस पंक्ति से पता चलता है? तो हम कहेंगे जह जह जाओ तुम्हारी पूजा। चलिए आगे है पद की पंक्ति तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो हम कहेंगे देखो यहाँ लिखा है तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, मतलब भगवान के चरण कैसे हैं? कमल रूपी हैं। तो यहाँ हो गया कमल रूपी चरण, मतलब भगवान के चरणों को कमल की तरह से पावन या पवित्र कहेंगे या फिर कोमल कहेंगे। ठीक, जब क्या होता है कि कमल के सारे गुण भगवान के चरणों में एज इट इज दिखा दी जाए। भगवान के चरण कमल नहीं है लेकिन कमल से कम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे गुणों का आरोप कर दिया। कमल के सभी गुणों का आरोप किस पर लगा दिया है? गुणों का आरोप चरणों पर लगा दिया। चरण जो है कमल के समान पावन है, पर भगवान के चरण पावन है, पवित्र है, कोमल है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जब ऐसा काम होता है कि जब किसी चीज के सारे गुणों का आरोप किसी दूसरी चीज पर लगाया जाता है तो वहां होता है रूपक अलंकार। तो यहाँ पर उदाहरण होगा ये रूपक अलंकार का। अब है प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के जो है उत्तर लिखने 30 से 40 शब्दों में। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाइए। प्रभु जी तुम घन बन हम मोहरा जैसे चितवत चांद चकोरा, ये प्रश्न है। दूसरा है यदि आपको अवसर मिले आप हीरा और मोती दोनों बैलों के लिए कौन कौन से कानूनी अधिकारों की मांग करेंगे? बैलों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना न्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर का तर्क दीजिए। रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के हाथ चूम लिए। इस कहानी में मालकिन जो कि झूरी की पत्नी थी और जो है झुरी नहीं होरी है शायद बच्चों, और लड़की जो उनके दोनों के जो व्यवहार में तुलना कीजिए। मोती ने मूक भाषा में कहा अब तो सहा नहीं जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के किन्हीं 2 उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। अब बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने एक जगह लिख रखे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि यहाँ जगह भी नहीं है लिखने के लिए। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं क्या कुछ इनके उत्तर होंगे। बिल्कुल शॉर्ट और समराइज उत्तर हमने लिखे हैं। तो हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहले प्रश्न का आंसर जो है जिसमें लिखा है प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, तो इसका मतलब ये है कि कवि रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु यदि आप आकाश में छाए हुए काले बादलों के समान हैं। घन मतलब होता है बच्चों बादल। ठीक, तो मैं जो है जंगल में नाचने वाला मोर हूं जो आपको देखकर झूम उठता हूं। आपने देखा होगा बच्चों कि जो मोर होता है वो आकाश में छाए हुए घने काले बादलों को देखकर खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि बारिश होगी, बरखा होगी। ठीक, तो ऐसे ही रैदास जी कह रहे हैं कि आप बादल हो तो मैं मोर हूं। और जिस प्रकार चकोर पक्षी जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोर मतलब चकोर एक पक्षी है और चंद मतलब है बच्चों की चांद। चकोर पक्षी क्या करता है? बिल्कुल एक टक लगाए रात को चंद्रमा को निहारता रहता है। तो यही बात यहाँ कही गई है कि चकोर पक्षी जो है बिना पलक झपकाए चंद्रमा को निहारता है, उसी प्रकार मेरा मन भी सदैव आपके दर्शनों के लिए व्याकुल रहता है। यहाँ इन पंक्तियों में बताया गया कि भगवान और भक्त के बीच में एक अनन्य प्रेम है, एक उत्तम दर्जे का प्रेम इन पंक्तियों में दर्शाया गया जो ऊपर दी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यदि हमें अवसर मिले कि हमें हीरा और मोती जैसे तमाम जीवों के लिए कानूनी अधिकार मांगने हैं तो मैं कुछ अधिकारों को मांगूंगा। क्या कि जो पशुओं को भोजन का अधिकार मिले, पर्याप्त भोजन, और उनको भी आश्रय का अधिकार मिले। आपने देखा होगा बच्चों कि कितने तमाम पशु जो है गाय बैल
और भी तमाम पशु जो है रोड पर इधर-उधर घूमते रहते हैं, अक्सर कचरा खा जाते हैं, गाय आपने देखी होगी वो कचरे की थैली भी खा जाती है, भूख होती है क्या करें? ठीक, तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि प्रत्येक जानवर को भरपूर भोजन मिले, साफ पानी मिले और रहने के लिए सुरक्षित जगह प्रत्येक जानवर को मिलनी चाहिए। जिस तरीके से हमें साफ पानी, साफ भोजन और रहने के लिए सुरक्षित जगह जरूरी होती है, ऐसे ही पशुओं के लिए भी होनी चाहिए। और दूसरी मैं बात करूंगा कि क्षमता से अधिक बोझ न लादने और उनसे मारपीट करने से जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए। अक्सर देखा है कि आपने कि कई बार इंसान जो है लालच में आकर पशुओं पर बहुत ज्यादा बोझ लाद देता है, या फिर जब उनसे बोझ नहीं उठता है तो वो उनको मारपीट करता है। तो इससे भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। और उचित काम के लिए उचित घंटे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जानवर को दिन भर काम लगाए रखो और जब खाना खिलाने की बात आए तो जैसे गया ने किया, उनको हीरा और मोती को सूखा भूसा खिलाया, तो ये गलत होता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। काम किया है जानवरों ने तो उनको अच्छी सेवा भी कीजिए। बीमार होने पर उचित चिकित्सा मिले और कांजी होश जैसे जगह पर बंधक न बनाया जाए। तो ये सब मैं जो है अवसर मिलेगा तो मैं जानवरों के लिए ये सब जो है अधिकारों की बात मैं करूंगा। तीसरा प्रश्न था कि बैलों ने तो जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। इस प्रश्न के जो उत्तर होगा, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि हाँ, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो है अत्याचार सहना भी अन्याय में ही भागीदारी है। जब हम बिना किसी विरोध के अत्याचार सहते हैं तो अत्याचारी का हौसला बढ़ जाता है। ठीक, देखा होगा आपने कि जब हीरा और मोती गया के घर में थे तो वे चुपचाप मार सहते हैं और दिन में खूब काम करते हैं और रात को उनको जो है रूखा या रूखा सूखा हम कहें घास खिलाया जाता है। और जब हीरा विरोध करने की सोचता है तो मोती उसको समझाता है कि व्यर्थ है ये सब। इससे क्या होता है कि गया की और हिम्मत बढ़ जाती है। ठीक, गया के घर पर जब बैलों को लाचार होकर मार खाई, उन पर जुल्म बढ़ता गया। अतः अन्याय को सहना उसे बढ़ावा देने जैसा है। अपनी सुरक्षा और आत्म सम्मान के लिए शांतिपूर्ण या उचित विरोध करना ही जरूरी होता है। तो ये बहुत जरूरी है। यदि आप बिल्कुल आंख बंद करके अन्याय को सहते ही रहोगे तो इससे क्या होता है कि जो अत्याचारी व्यक्ति है उसका हौसला बढ़ जाता है और ज्यादा अत्याचार करने लग जाता है। आप जो है उसका विरोध किस तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से या कोई उचित माध्यम से आप विरोध कर सकते हैं, ये आपका भी अधिकार है। अब नेक्स्ट प्रश्न था कि रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस भक्ति को प्रमुख माना। तो उनका यह मानना था कि तीर्थ यात्रा, व्रत, बाहरी कर्मकांड, स्नान करना, ये सब इनके आधार के स्थान पर मन में पूर्ण पवित्रता होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए, निश्चल प्रेम हो और भगवान का जो नाम स्मरण करना है वही भक्ति का मुख्य आधार है। ठीक, मन में तो आप कपट भरे हुए हैं और जाकर आप स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान, तो देखिए ये व्यर्थ है। मन में कपट है, छल है, आपने दुनिया जहान के लोगों को लूट कर खा लिया है और फिर सोचते हैं कि गंगा स्नान कर लूंगा मेरे सारे पाप कट जाएंगे। तो ये एक दिखावा है। आपके मन में पवित्रता होनी चाहिए, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो, निश्चल प्रेम करें। आप ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ छल करते हैं और फिर प्रेम का दिखावा करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से सच्ची भक्ति का आधार परोपकार, दीन दुखियों की सेवा, अहंकार का त्याग और सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना है। तो मैं इस बात से जो है इस तर्क के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 क्या दिया गया, प्रश्न 5 और 6 देख लेते हैं। उस मालकिन और जो है जो भैरव सिंह के यहाँ लड़की थी, तो इन दोनों में क्या क्या अंतर था। देखो, झुरी की जो पत्नी थी वो जब दोनों बैल गया के घर से भागकर आए तो वो नाराज थी, उन्हें नमक हराम कहती है। लेकिन जैसे ही वो अंत में, कहानी के अंत में लौट कर आते हैं तो उन्हें देखकर उनका उसका मन पिघल जाता है और स्नेह से माथा चूम लेती है। शुरुआत में तो उसके मन में भी क्या था कि ये दोनों बैल नमक हराम है। शुरू में उसके मन में दोनों बैलों के प्रति कोई दया भाव नहीं था। ठीक, लेकिन भैरव सिंह के घर पर जो उसकी जो छोटी लड़की थी वो दयालु थी। किस तरीके से, जब वह बैलों की जो प्रताड़ना और पीड़ा देखती है तो वह दुखी होती है। वह क्या करती है, रोज चुपके से उन दोनों को 2 रोटियां खिलाती है। अंत में उसने जो है क्या किया, बैलों की रस्सी भी खोल दी जिससे वो आजाद हो गए। लेकिन झूरी की पत्नी भी अंत में पिघल गई थी। उसने देखा कि भाई अंत में बैल जो है दोनों वापिस आ गए हैं
और बहुत ही कमजोर हो गए हैं, और जो है उनको देखकर उसका भी दिल पसीज जाता है और वह उनके माथे चूम लेती है। तो इस तरीके का अंतर हम लिखेंगे। अब है मूक भाषा के बारे में कहा है कि मोती ने कहा, मूक भाषा में कहा, अब और नहीं सहा जाता, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इसके दो उदाहरण हमने कहानी में से लिखने। तो संघर्ष करना जरूरी के लिए हम दो बातें यहाँ लिखेंगे कि हीरा और मोती ने जो क्या किया था, कांजी होश से छूटने के बाद जब वो मटर के खेत में घुसे हुए थे, तो अचानक से वहां पर एक सांड आ जाता है। अब सांड ऐसा दिखता था कि दोनों को अकेले यदि एक एक करके दोनों लड़ते तो दोनों हार जाते, मारे जाते। तब उन्होंने देखा कि हमें मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। जब रास्ते में एक भारी भरकम सांड ने उन पर हमला किया तो दोनों ने मिलकर साहसपूर्वक संघर्ष किया और सांड को हरा दिया। तो इससे पता चलता है कि यदि हम मिलकर संघर्ष करते हैं तो समस्या का हल होता है। कांजी होश की दीवार गिराना। कांजी होश में कैद जानवरों को बचाने के लिए मोती ने अपनी जान की परवाह किए बिना जो है कांजी होश की कच्ची दीवार को सींग मार मार कर तोड़ दिया, जिससे सभी जानवर आजाद हो गए। संघर्ष करना इसलिए भी जरूरी हो गया था वहां पर क्योंकि उन दोनों का दम घुट रहा था और दोनों तो साहसी थे। उन्होंने वो वहां पर जो बकरियां, भेड़, गधा, गाय, भैंस जो पकड़ के बांध रखे थे, उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो बस मरने ही वाले थे। जब हीरा और मोती ने देखा तो उनको लगा कि ये तो संघर्ष कर नहीं पा रहे हैं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम भी यहाँ इनके जैसे मारे जाएंगे। तब वो दोनों दीवार तोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम दो उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे। ये थे बच्चों 6 के 6 प्रश्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए वापिस प्रश्न पत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब व्याकरण से संबंधित प्रश्न आए हैं। प्रश्न 4 यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाकर लिखिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दिल कांप उठना। ठीक है, इन दोनों का आपने वाक्य बनाना है। तो बच्चों इस तरीके के यदि मुहावरे आते हैं तो आप इनका आसानी से जो है वाक्य बना सकते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देना में कि हम अपने रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार इसका आंसर लिखेंगे। कि जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर विश्व कप के मैच में जो है विश्व कप के मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने विपक्षी टीम की चाल का जो ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ऐसे लिख सकते हैं। दिल कांप उठना, तो मैं लिखूंगा कि अचानक आधी रात को आए आंधी और तूफान और तेज बारिश से मेरा दिल कांप उठा। तो इस तरीके के वाक्य आप बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब प्रश्न 5 है, निम्नलिखित पंक्ति में से अलंकार पहचानिए। यहाँ जो अंडरलाइन किया गया चितवत चंद चकोरा, तो इसमें आप देखेंगे बच्चों की च आ रहा है बार बार, तीनों शब्दों में च आ रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है कि जब एक ही वर्ण बार बार आता है, ठीक, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। तो बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरे में क्या है, जह जह जाओ, ज यहाँ भी ज वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। चलिए ये हो गया। अब है प्रश्न 6, दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रेखांकित शब्द में मूल शब्द नमकीन शब्द में बाद में ईन प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बना है नमकीन। अर्थात यहाँ देखेंगे तो नमक में ईन प्रत्यय जुड़ा है, ईन, तब बना है शब्द नमकीन। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया कि ईन प्रत्यय लगाकर कोई दो और नए शब्द बनाकर लिखिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कुल जमा ईन, तो शब्द बन जाएगा कुलीन। ठीक, कुलीन। और ऐसे ही रंगीन, और ऐसे ही मैं लिखूंगा कि प्राचीन, प्राचीन, और जो है शौकीन, शौक जमा ईन, तो क्या बन जाएगा शौकीन। तो इस तरीके से आपने व्याकरण के क्वेश्चनों को हल करना है। अब जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अब है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में देख लेते हैं क्या दिया गया, फिर हम इनके उत्तर लिखेंगे। पहले दिया गया है यहाँ पर कि प्रातःकालीन सभा नहीं, भ्रमण, मॉर्निंग वॉक के लाभ बताते हुए आप अपनी छोटी बहन को पत्र लिखिए। ये अथवा में क्या लिखना है, आपके क्षेत्र में सफाई कर्मचारी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में गंदगी और बीमारी फैलने की सूचना देते हुए नगर निगम के जो अधिकारी है, स्वास्थ्य अधिकारी, उसको पत्र लिखिए। इन दोनों में से बच्चों आपको एक लिखना है, ध्यान रखिए। तो आप एक लिखेंगे। प्रश्न 8 क्या है, नीचे दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर एक निबंध लिखना है 5 अंक का। क्या है विषय, इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति। कि आपने देखा ही है कि अब जो है वर्तमान समय
इंटरनेट का बन गया है। ठीक है, बिना इंटरनेट आज का जीवन संभव नहीं है। इसकी प्रस्तावना, इंटरनेट का आरंभ, वर्तमान समय में उपयोग और इसकी क्या-क्या हानियां हैं, और फिर आप निष्कर्ष, इसको आप लगभग 100 से 120 शब्दों में आप लिखेंगे। दूसरा विषय क्या दिया गया? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के बारे में भी सभी वही बातें, जलवायु परिवर्तन के कारण, प्रभाव, बचाव के उपाय, समाधान, उपाय और समाधान एक ही बात होती है, और निष्कर्ष। अब आपने इन दोनों में से भी एक लिखना है। तीसरा प्रश्न है, हीरा और मोती ने कांजी होश में फंसे जानवरों की मदद करके उनकी जान बचाई। जब आपने किसी जरूरतमंद, गरीब, किसी घायल पशु की मदद की तो आत्म संतोष जो मिला, उसे आप अपनी डायरी में लिखिए। अब ये तीनों प्रश्न है बच्चों, इन तीनों में से क्या है कि आपको 2 प्रश्न में चॉइस दी गई है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। एक प्रश्न जो है वो फिक्स है, आपको उसका आंसर लिखना ही लिखना है, जो है डायरी लेखन। अब थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से क्या लिखना है। जैसे यहाँ पर बात की गई है कि क्षेत्र में जो सफाई ठीक से नहीं हो रही है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? आप लिखना शुरू करेंगे कि सेवा में कौन है, फिर कौन अधिकारी है? अ, स्वास्थ्य अधिकारी। आप इसी तरीके से लिखेंगे, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। और कहाँ का स्वास्थ्य अधिकारी है? नगर निगम। तो आप लिखेंगे नगर निगम। आप जिस भी शहर से वीडियो देख रहे हैं, फिर उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि नगर निगम, हम कह दें कि भाई दिल्ली लिख देते हैं। ठीक, नगर निगम जो है दिल्ली, साकेत दिल्ली लिख दिया हमने। ठीक, ये हो गया। फिर विषय लिखना है हमने। विषय में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि क्षेत्र में फैली गंदगी और बीमारी के विषय में पत्र। ठीक, तो ये हम लिखेंगे, और यही लिखेंगे कि साकेत साकेत क्षेत्र में फैली गंदगी गंदगी और उससे, गंदगी से क्या हुआ? बीमारी हुई है ना, उससे उत्पन्न बीमारी के बीमारी की जानकारी प्रदान करने के प्रदान करने के संबंध में पत्र। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे, माननीय अधिकारी जी, मैं अपना नाम, जो साकेत या XYZ क्षेत्र का स्थायी निवासी हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में बहुत गंदगी फैली हुई है। सफाई कर्मचारी नियत रूप से काम नहीं कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी मोहल्ले में कभी-कभार दिखते हैं, आते भी हैं तो वे अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करते हैं। कहीं-कहीं झाड़ू लगाते हैं, कहीं-कहीं से कचरा उठाकर ले जाते हैं, कहीं-कहीं छोड़ देते हैं। बाद में पड़े हुए गले सड़े कचरे को पशु इधर-उधर फैला देते हैं, जिससे कि जो है रास्ते में से आना-जाना दूभर हो गया है। फैले हुए कचरे से अनेक बीमारियां फैल रही हैं, कई बच्चे बीमार भी हो गए हैं। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप जो है एक अधिकारी के तौर पर जो है इस पूरी घटना को जो है बड़े गंभीरता से ले, और जो है उचित कार्रवाई करें। ठीक है, तो आप फिर लिखेंगे धन्यवाद, और आप लिखेंगे कि भाई प्रार्थी। ठीक है, प्रार्थी करके लिखेंगे, अपना नाम और मोहल्ले की नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने लिखना है। बाकी प्रश्नों के बारे में हम देखते हैं इनका क्या उत्तर हो। एक पत्र का अभ्यास हमने कर ही लिया है, दूसरा देख लेते हैं। प्रातःकालीन जो भ्रमण है उसके हम लाभ बताएंगे बहन को। तो परीक्षा भवन लिखेंगे, क ख ग, दिनांक लिखेंगे, प्रिय बहन, जो भी बहन का नाम है, सदा या सदैव खुश रहो, एक लिखना आपने। हम सब यहाँ कुशल हैं, आशा करते हैं कि आप भी सकुशल और आनंद में होंगी। फिर आप लिखेंगे कि मुझे कल तुम्हारे दोस्त से पत्र मिला, जिससे पता चला कि तुम आजकल अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रही हो, देर तक सोती हो। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें प्रातःकालीन जो भ्रमण है, सुबह की सैर के लाभ बताना चाहता हूँ। सुबह की ताजी हवा हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए अमृत के समान होती है। सुबह सैर करने से शरीर में दिन भर स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहती है, जिससे पढ़ाई में मन जो लगता है एकाग्र होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर होती है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस सलाह को मानोगी और कल से सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाने की आदत डालोगी। माता पिता की तरफ से ढेर सारा प्यार, तुम्हारा भाई, बड़ा भाई या अग्रज लिख सकते हैं। अब निबंध की बात करते हैं। इंटरनेट के विषय में लिखना है। तो इंटरनेट तो बच्चों आज वर्तमान समय ऐसा है कि हमारे जो आधुनिक जो समय है, इसको बदल के रख दिया। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें इंटरनेट की पहुंच नहीं है। वर्तमान जो इंसानी जीवन है उसको जो है बिल्कुल एकदम से परिवर्तित कर, चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। ठीक, महान खोजों में से एक खोज यदि कही जाए तो वो इंटरनेट की खोज है। चलिए इसके बारे में देखते हैं।
आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। मानव का महानतम खोजों में से इंटरनेट का आविष्कार करना या आईटी के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति माना जाता है। इसने पूरी दुनिया को समेटकर एक वैश्विक गांव बना दिया, ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया पूरी दुनिया को। आज जीवन का कोई भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इंटरनेट से अछूता हो। आज आप देखेंगे आजकल तो बल्कि इंटरनेट से भी ऊपर चलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी आ गई। अगली जो PT1 की जो परीक्षा होगी बच्चों, उसमें जो सैंपल पेपर बनाएंगे उस पर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर भी बात करेंगे। तो इंटरनेट ने हर फील्ड में अपना पैर पसार लिया है। इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इंटरनेट की शुरुआत 1969 में अमेरिका से हुई थी, जिसका उद्देश्य गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान करना था। समय के साथ इसमें सुधार हुए। 1990 के दशक में WWW आए, वर्ल्ड वाइड वेब आया। के आने के बाद तो आम जनता के लिए इंटरनेट उपलब्ध हो गया। भारत में इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 से मानी गई है। वर्तमान समय में उपयोग ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है बच्चों जहां इसका उपयोग नहीं होता है। बात की जाए शिक्षा में आप देख पाते हैं कि आजकल आप जो क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन होती है। ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी ऑनलाइन माध्यम है, यूट्यूब के जरिए आप देख रहे हैं। ई बुक्स आ गई हैं, देश विदेश की जानकारी पल भर में मिलती है। ऑनलाइन आप टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन आप किसी से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बात करें, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, ठीक सब जगह आज इंटरनेट की पहुंच हो गई है। आप बात करें टूरिज्म में भी रेलवे, हवाई यात्रा, बैंकिंग सब जगह, ई कॉमर्स आप देखते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब में क्या है इंटरनेट यूज होता है। मनोरंजन के साधनों में जैसे यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब में ऑनलाइन आने के लिए हमें इंटरनेट पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल पेमेंट, इनसे इंसानी जीवन को बहुत आसान और तेज बना दिया। इंटरनेट की हानियां भी बहुत है, ये फायदे तो है ही है। इंटरनेट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यदि आप ज्यादा देर ऑनलाइन रहते हैं तो आप मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। और जो है कई बारी आप देखते हैं कि साइबर क्राइम, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया से बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं जिससे समाज में शांति होती है। यदि आप ज्यादा देर इंटरनेट का यूज करते हैं, ज्यादा देर ऑनलाइन रहते हैं तो आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, तो ये इसके बहुत बड़े नुकसान है। निष्कर्ष के तौर पर हम यही कहेंगे कि इंटरनेट विज्ञान की एक अमूल जो है वरदान है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग सावधानी और समझदारी से किया जाए तो विकास के नए द्वार खोल सकता है, लेकिन दुष्परिणामों से बचते हुए हमें इसका प्रयोग जो है रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए। ये तो था बच्चों हमारा इंटरनेट के संबंध में। यदि हम बात करें जलवायु परिवर्तन के बारे में आप लिखेंगे, जलवायु परिवर्तन की आप जो है प्रस्तावना लिखेंगे, फिर जलवायु परिवर्तन के कारण, क्या-क्या कारण रहे ग्लोबल वार्मिंग के, तो वो लिखेंगे। फिर जो है ग्लोबल वार्मिंग के बचने के उपाय आप लिखेंगे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, ठीक है, और जो है अधिक से अधिक पेड़ लगे, लोगों को अवेयर करें, ठीक। और जो है आप जो है देखेंगे कि आजकल सबसे बड़ा कारण की हम कहें बात कारण में, तो जो जैव ईंधन है जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनकी खपत ज्यादा हो रही है, तो इनसे जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, आप जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चीजों पर क्या करेंगे, आप अपना रुख करेंगे। दूसरी बात RRR, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस का आप प्रयोग करेंगे। और फिर जो है आप जो है बताएंगे, निष्कर्ष में आप लिखेंगे जलवायु परिवर्तन से कैसे बचना है। यदि आप इससे नहीं जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नहीं तैयार हुए तो वह दिन दूर नहीं कि जिस दिन जो है पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। डायरी लेखन में हम लिखेंगे कि डायरी लेखन में आप दिनांक लिखेंगे। डायरी लेखन की शुरुआत में पहले डेट डालते हैं, स्थान जहां से आप लिख रहे हैं, समय भी डाल सकते हैं। फिर आप लिखेंगे डियर डायरी। हमने क्या लिखना था उसमें कि आपने किसी घायल या किसी ऐसे जीव को आपने बचाया है तो उससे जो संतुष्टि मिली, तो उसके बारे में आपने लिखना है। तो डायरी में हम लिखेंगे आज का दिन मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत और सुकून देने वाले दिनों में से एक रहेगा। आज शाम जब मैं ट्यूशन से लौट रहा था तो मैंने देखा गली के एक मोड़ पर छोटा सा पिल्ला अर्थात कुत्ते का बच्चा दर्द से कर्राह रहा था। किसी अज्ञात वाहन ने उसके पैर पर टक्कर मार दी थी, खून बह रहा था, वह इतना छोटा था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसकी असहाय आंखें देखकर मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि छोटा था, कुछ कर भी नहीं सकता था, ऊपर से जो है पैर पर चोट लगी, खून वैसे बह रहा था, बहुत छोटा भी था, जिस कारण चल भी नहीं पा रहा था। मैंने क्या किया, तुरंत अपनी साइकिल रोकी, गोद में उठा लिया और पास की दुकान से मैंने पानी मांगा, उसके घाव को धोया, पास के पशु चिकित्सक के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उसे दवा दी, पट्टी बांधी, मैंने थोड़ी सी ब्रेड और दूध खिलाया उसको। जब वह दर्द से मुक्त होकर अपनी पूंछ हिलाने लगा तो मुझे बहुत ही आत्मसंतोष और खुशी मिली। उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। किसी बेजुबान जीव की मदद करके आज मेरा मन में असीम शांति जो है उत्पन्न हुई है, असीम शांति से भर गया है।
आज मुझे एहसास हुआ कि इंसान सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अब मेरे सोने का समय हो गया है। शुभ रात्रि डियर डायरी क ख ग। तो इस तरीके से बच्चों आपने इस पूरे पेपर को जो है अटेम्प्ट करना था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पेपर पूरा समझ आया होगा। वीडियो यदि अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ जो है आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि ऐसे ही पेपर हमें मंथली टेस्ट और भी मिलेंगे तो बच्चों हम उनको भी चैनल पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।